तो रात के 10 बजे रिजल्ट देखा कि मैंने जाके सीधा अपने मम्मी को बताया। तो मतलब पहले तो मैंने जब रिजल्ट देखा अपने रूम पे, तो मेरे आंख से तो आंसू आ गया। मतलब डबल फीलिंग थे, आंसू भी था और खुशी भी था कि ये क्या हो गया। मतलब लाइफ जो है 2018 से जो प्रिपरेशन स्टार्ट है वहां से वो मतलब एक सेकंड पे पूरी दुनिया बदल चुकी थी। फिर जाके मम्मी को बताया तो उनके भी आंख में खुशी था। मतलब वो बहुत ही अलग मोमेंट था। फिर कॉल पे कॉल आ रहे हैं सब। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अभी आजकल हो क्या रहा है कि गेट का मतलब पोस्टपोन होने का न्यूज इतना ज्यादा इंटरनेट पर चल रहा है कि बहुत सारे लोग इस तरीके से परेशान हो गए हैं कि प्रिपरेशन कंटिन्यू करें या फिर बीच में ड्रॉप करना है, कुछ दिन और टाइम मिल जाएगा। मतलब क्या, अब आप कुमनव गेट सीएसई यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के वीडियोज देख सकते हैं और कंप्लीट गेट के सिलेबस के लिए कुमनव गेट सीएसई मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए मोबाइल में और सारे कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स का स्टडी करिए। जो एक कंटिन्यूटी रह रहा है सब लोगों का, उसके लिए प्रॉब्लम क्या है और रिवीजन स्ट्रेटेजी जो अब तक करते आ रहे थे उसको कंटिन्यू करना है या फिर बीच में कुछ दिन इसलिए ड्रॉप कर दे कि कहीं टेस्ट खत्म ना हो जाए। फिर अगर एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो फिर आगे टेस्ट कैसे दे रहे होंगे, तो आगे का टेस्ट लाने के लिए फिर से एक प्रॉब्लम। तो ये सब प्रॉब्लम के लिए हम बात करने जा रहे हैं। अभी दो लोग हैं, वो दोनों का सिलेक्शन आईओसीएल में हुआ है और वो दोनों लोग से बात करें क्या स्ट्रेटेजी रखना चाहिए और किस तरीके से आगे प्रोसीड करना चाहेंगे। तो ठीक है रोहित जी, आपसे हम बात करना चाहते हैं, आप किस तरीके से गेट एग्जाम में अप्रोच कर रहे थे, कितना अटेम्प्ट हुआ था, किस तरीके से प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहा, एक बार अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एक बार डिस्कस करिए आप। हेलो, मेरा नाम रोहित है और मैंने सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से इस बार गेट दिया था और मेरा रैंक था 137 रैंक था इस बार गेट में। तो उसके थ्रू मैंने काफ़ी पीएसयू के इंटरव्यू आया, मैंने दिए और सिलेक्शन हो गया मेरा आईओसीएल में और अभी मैं ट्रेनिंग में हूँ, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ आईओसीएल। तो ये जस्ट ब्रीफ अबाउट मी। अच्छा, तो आपका ऐसा बात कर रहे हैं कि कब से आपका ऐसा माइंड सेटअप था जो आईओसीएल में जाना है, या फिर इन बिहाफ अगर बात करें नॉर्मली तो पूछ सकते हैं कि अगर पीएसयू में जाने का कब से ऐसा माइंड सेट हुआ, या फिर वो मतलब एमटेक करने का आप एमटेक भी किए, जैसा कि आपसे बात हुआ था पहले भी, प्रायर बात हो चुका है मेरा, तो आप एमटेक भी किए, तो इस ड्यूरेशन में कैसा क्यों ऐसा सोचे आप कि डायरेक्टली कॉलेज से प्लेसमेंट ना लेकर के आप मतलब पीएसयू को अप्रोच किए? क्या वहां बेनिफिट के बारे में आप जान रहे थे कि क्या बेनिफिट मिलने वाला है अगर पीएसयू में जाने पर? तो ओवरऑल जो नॉर्मली जो कंपनी आता है कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए, तो उससे क्या अच्छा होता है कि पीएसयू में जाना कितना बेटर होता है चॉइस? तो इसके बारे में एक बताइए, कब आपका थॉट ऐसा आया कि नहीं पीएसयू में ही जाना है? सो एक्चुअली मेरा ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग था जब मैं बीटेक था। सो मैंने एनआईटी से बीटेक किया था, तो एक्चुअली वहाँ पे अपॉर्चुनिटी था प्लेसमेंट का। तो एक्चुअली प्राइवेट कंपनी आती थी और सिविल इंजीनियरिंग में तो मोस्टली कंस्ट्रक्शन कंपनी आती है जहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिलती है। सो उसमें वर्किंग कल्चर जब मैंने इंटर्नशिप लगाया था तो उस टाइम मेरे को वर्किंग कल्चर उतना अच्छा नहीं लगा एज कम्पेयर टू पेमेंट एंड ऑल। तो उस टाइम जब फाइनल ईयर में था तो मुझे लगा कि नहीं कुछ ट्राई करना चाहिए। तो वहाँ पे सीनियर से पता लगा कि नहीं गेट ये सब कर सकते हो, ये सब अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप मतलब जहाँ पे आपको जाकर के वर्क लाइफ भी मिलेगा अच्छा सा खासा और मतलब सैलरी वैलरी भी ठीक ठाक मिलेगी जहाँ पे आप अच्छे से मतलब मैनेज कर पाओगे। तो फाइनल ईयर में मोस्टली हम कह सकते हैं कि मुझे गेट के बारे में था कि मुझे देना है। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट वहाँ से तो जब मैं कॉलेज से निकल रहा था तो वो दिया था। तो उस टाइम मेरा अराउंड 60 मार्क्स करीब आया था, मतलब उससे मिलने वाला नहीं था। तो फिर मैंने उसके बाद एक अटेम्प्ट और दिया, उस बार भी कोई कुछ खास इम्प्रूवमेंट मेरे को नहीं मिला। तो फिर इतना रैंक था कि आई कैन इजीली गेट एमटेक। तो फिर मैंने आईआईटी गुवाहाटी में एमटेक ज्वाइन कर लिया था, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जो सिविल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। तो फिर एमटेक के दौरान फिर मैंने और चीज़ एक्सप्लोर करने लगा कि क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे आकर के। आप हायर स्टडीज में जा सकते हो या फिर पीएसयू तो था ही कि वो करना है, एक ऑप्शन था कि उसको रखना है साइड बाय साइड। वो एमटेक में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था। तो एमटेक फर्स्ट ईयर में मैंने फिर लास्ट के 2 मंथ होता है, लास्ट का दिसंबर जनवरी जो फ्री होता है मोस्टली ना, उसमें फिर मैंने गेट दिया। तो उसमें मेरा रैंक अराउंड 400 के आसपास रैंक आया था। तो उससे कुछ पीएसयू कॉल आए थे तो मैंने अटेंड किया था, बट रैंक बहुत ज़्यादा था तो
पीएससी नहीं मिला मेरे को। हाँ। उसके बाद जब फाइनल ईयर में था एमटेक, तो उस टाइम फिर मैंने गेट दिया तो 137 बताया आपको रैंक आया। फिर उससे मैंने पीएससी के इंटरव्यू दिए, तो फिर अभी IUCL मेरा हो गया। तो इस तरीके से हुआ। तो मोस्टली मैं बताता हूँ एमटेक में ऐसा होता है कि जैसे आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को आप पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसमें ऐसा होता है कि आपको एमटेक में अपॉर्चुनिटी बहुत होता है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी होता है। अलग अलग जितने मेरे फ्रेंड्स थे, मैं आपको बता दूं एमटेक में जितने मेरे फ्रेंड्स थे मोस्टली दे ऑल गेटेड अराउंड 20 लाख प्लस, मतलब 20 लाख प्लस ही उनकी ऑलमोस्ट सारे की। हाँ, सारे अच्छी जगह प्लेस हुए थे, पेटीएम, फोनपे एंड ऑल दैट। तो कंप्यूटर साइंस में मैं मानूंगा कि एमटेक में काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप सिविल से कंपेयर करोगे, सिविल में भी एमटेक में भी जाके आपको प्राइवेट कंपनी जाएगी तो आपको 7 लाख 8 लाख ऐसा ही मिलेगा। लेकिन मतलब कोर ब्रांच में देखा जाए तो उतना एक्सपोजर नहीं है एमटेक में एज कम्पेयर टू कंप्यूटर साइंस एंड ईसी। तो ऐसा कुछ था मेरा। मतलब इनडायरेक्टली आप बात क्या करना चाह रहे हैं कि अगर बीटेक में कोई अच्छा प्लेसमेंट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, या फिर अपने एक माइंडसेट अगर ऐसा है कि नहीं एमटेक करना है, हायर स्टडीज करना है, उसके बाद कहीं जॉब करना है, तो एमटेक कोई खराब चीज नहीं है, किया जा सकता है क्या? गुड थिंग। अच्छा, एमटेक आप कर सकते हैं, वहाँ पे आपको एक एक्सपोजर मिलेगा, आपको पता लग जाएगा कि मतलब हायर स्टडीज में जाना चाहिए, या प्लेसमेंट भी आप ले सकते हो। अच्छा प्लेसमेंट होता है एमटेक में भी, मैं कह सकता हूँ। लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर। आप चाहते हो कि नहीं मेरे को गवर्नमेंट में ही जाना है, तो ऑब्वियसली आपको पीएसयू और जो भी अदर ऑप्शन है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ऐसा जैसे कि आपका ज्वाइनिंग हुआ IUCL में, तो तुमको क्या लग रहा है नॉर्मल अगर किसी और कंपनी में ज्वाइन किए हुए थे पहले, अगर कहीं और प्लेसमेंट हो गया होता, वहां चले गए होते, या फिर अभी जो प्लेसमेंट हुआ IUCL में, तो दोनों में क्या एक डिफरेंस लग रहा है कि नहीं? अब ऐसा फील आपको आ रहा होगा ऐसा कि नहीं पहले अच्छा रहता, कहीं ज्वाइन करके हो सकता है 2 साल में प्रमोशन होकर कहीं और आगे बढ़ गए होते, होता ही है 2 साल में प्रमोट होकर इंजीनियर का प्रमोशन हो जाता है। या फिर अभी ऐसा लग रहा होगा कि नहीं प्रमोशन तो नहीं हुआ है, डायरेक्ट अभी फ्रेशर एज ए फ्रेशर ही ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक चांस जितना अच्छा है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट रह सकता है, इन फ्यूचर काफी अच्छा हो सकता है। तो क्या इस ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में, जैसा कि आप ट्रेनिंग में जा रहे हैं, अभी ट्रेनिंग स्टार्ट ही अभी नहीं हुआ आपका, इस ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में क्या आपको बेनिफिट फील हुआ इसके बारे में? पीएसयू का बेनिफिट अगर बात करें तो एक्चुअली मैं बताऊं तो जहाँ तक अभी तक हम लोग यहाँ ट्रेनिंग में हैं, हम लोग अभी कोलकाता में थे, कोलकाता से भी गुवाहाटी में है। हमारा 2 महीने का ट्रेनिंग शेड्यूल चल रहा है, MIMOD चलता है। तो एक्चुअली मैं तो प्राइवेट कंपनीज का उतना एक्सपोजर मैंने एज अ जॉब नहीं किया, बट मेरे फ्रेंड लोग करते हैं, मुझसे मेरे को आइडिया लगा है। तो मुझे तो ऐसा कुछ रिग्रेट नहीं लगता है कि काश मैं जॉब कर लिया होता प्राइवेट में, अभी 2 साल में कहीं और होता, या अभी मैं यहाँ पे एमटेक करके फिर यहाँ पे मतलब पीएसयू में अगर आया हूँ। तो यार मुझे काफी मतलब एक तो सबसे सही चीज जो लगता है कि जो आपको वर्क लाइफ बोलते हैं ना, कि एक होता है कि उसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और एक सैलरी वाइज होता है, जॉब सिक्योरिटी होती है, और जो अदर बेनिफिट और जो मिलता है जिससे आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे ना आप अच्छे से कर सकते हो। तो वो सब चीजें हैं। फैसिलिटीज के मामले में आपको हमेशा लगेगा कि नहीं पीएसयू इज द बेस्ट। आप यहाँ पे आपको बहुत सारा मेडिकल फैसिलिटी सुपर होता है, और बहुत सारी फैसिलिटीज होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग मॉड्यूल में है, सो हम लोग फ्रॉम द डे फर्स्ट टू टिल डेट, मतलब 1 महीना हो चुका है ट्रेनिंग में, वी आर स्टेइंग इन द 5 स्टार होटल में हम लोग रुक रहे हैं। तो इतने सारे खर्च करती है ट्रेनिंग के ऊपर। तो आप ये अभी तो आगे का नहीं पता क्या है, बट आप ये उम्मीद कर सकते हो कि नहीं बेटर लाइफ आपको मिलेगा ऐसा कर। मतलब इनडायरेक्टली आप ऐसा बताना चाह रहे हैं कि अगर हो सकता है जिन लोगों का प्लेसमेंट बीटेक में अच्छा नहीं हो रहा है, या फिर प्लेसमेंट जहां भी जो भी कंपनी आ रही है कॉलेज में, अगर वो सारे कंपनी का जॉब प्रोफाइल लाइक नहीं कर रहे हैं जो लोग, तो इनडायरेक्टली एक ऑप्शन उनके पास में क्या है कि गेट का प्रिपरेशन करके एमटेक कर ले, और एमटेक के ड्यूरेशन में बहुत सारे कंपनी का ऑफर रहेगा। अगर फर्स्ट ईयर में है तब भी गेट दे सकते हैं, और सेकेंड ईयर में आया फाइनल ईयर जैसा कि होता है एमटेक का, वहां भी गेट दे सकते हैं, वहां से भी अच्छा प्लेसमेंट का स्कोप है। मतलब क्या कि हिम्मत नहीं हारना है एक तरीके से, इनडायरेक्टली यही बात हुआ। क्योंकि आप जैसा कि बताया कि 3 अटेम्प्ट दिए, पहला में बहुत अच्छा नहीं हो पाया था, लेकिन एमटेक हो गया।
फिर आप एमटेक में थे तभी एक बार अटेम्प्ट किए गेट को, लेकिन उस समय भी क्या था कि बहुत अच्छा पीएसयू में नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी आप वहां से डिमोटिवेट नहीं। कोविड का था ना, टाइम था कोविड का, हाँ, इस चक्कर में वैकेंसीज भी नहीं आया था, तो 400 रैंक भी अच्छा होता है। मेरे साथ बैठे हैं, इनका रैंक भी अच्छा था, लेकिन अच्छा अप्रोच लगा, इंटरव्यू अच्छा गया, तो ये भी मेरे साथ अभी यहाँ स्किल में है। तो आपको ये बताया कि आपका अपना एक्सपीरियंस, आप इनसे जानेंगे, बट मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि जी आप हमेशा चीजों को एक्सप्लोर करें। ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज पे लगे हुए हैं। अगर आप एमटेक कर रहे हैं तो अभी आप एक्सप्लोर ही कर रहे हो, अदर ऑप्शंस को देख रहे हो कि नहीं रिसर्च में मेरा इंटरेस्ट है या नहीं, हायर स्टडीज में इंटरेस्ट है या नहीं, उसके साथ में आप गेट दो। अगर आपको लगता है कि नहीं पीएससी अल्टीमेट गोल है तो आप कर सकते हैं। जैसे मेरे व्यूअर्स क्या हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जनरली हम देखे हैं क्या, जो आईआईटीज में रहते हैं या फिर एनआईटीज में रहते हैं, तो वो लोग गेट का उतना नहीं सोचते हैं। इसका रीजन क्या है कि वहां से कंप्यूटर साइंस का डायरेक्ट प्लेसमेंट हो जाता है, इसलिए नहीं सोचते हैं। कुछ लोग ऐसा रहते हैं जिनका कि प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, या फिर अगर बात करें तो 3 टायर कॉलेज की अगर बात करते हैं तो वहां पर क्या है कि जो नॉर्मल कंपनी है, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, यही सब का आना है और 3 to 4 लाख का पैकेज रहता है। तो वो लोग का एक ऐसा माइंडसेट हो जाता है क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि लाइफ ऐसा ही चल पाएगा कि यही 3 से 4 लाख में हमेशा लाइफ टाइम जीना रहे। ये भी हो सकता है, ऐसा सोचते हैं वो लोग। तो वो लोग के मन में एक डाउट रहता है कि गेट का प्रिपरेशन करे या नहीं करे, क्योंकि उनके पास में ऐसे लोग होते हैं जो कुछ लोग बोलते हैं क्या कि नहीं अभी जॉब कर लो, 2 साल बाद सीनियर हो जाओगे, और गेट के प्रिपरेशन में लगते हो, अगर हो सकता है 1-2 साल में बहुत अच्छा रैंक नहीं आया, फिर से यहाँ ही जॉब करना है। तो उनके लिए हम बात करना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली कि गेट प्रिपरेशन करना बेनिफिशियल कितना होगा उनके लिए। और दूसरा चीज क्या हम बात करना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा देखते हैं कि नहीं कोई ऐसा ऑर्गेनाइज्ड कोचिंग होना चाहिए जहां पर कि जैसे अगर अभी कोविड का ड्यूरेशन है तो होता क्या है कि बहुत सारे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं लोग, जिसका जो भी कोचिंग बहुत पहले से है, मतलब इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उनके पास में वीडियो एडिटिंग फैसिलिटी बहुत अच्छा है, एक टीम है उनके पास में बना हुआ जो कि बहुत बेहतर वीडियो एडिटिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो लोग को देखने में क्या लगता है कि नहीं जो बहुत अच्छा वीडियो एडिटिंग है, जहां बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल मिल रहा है, वही बेनिफिशियल होगा मेरे गेट एग्जाम के लिए। और ऐसा कोई नया कोचिंग जो कि कंटेंट्स भले ही बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वहां पर क्या है कि उतना ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं रहने के चलते वीडियो एडिट नहीं अच्छा से हो पा रहा है। नॉर्मल टॉक होता है, एज ए फ्रेंड अगर बात किया जाए तो फ्रेंडली टॉक में पढ़ाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड जो कोचिंग है वही बहुत अच्छा कर सकता है, वहां से पढ़ने वाले लोग ही अच्छा कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल कोचिंग है जहां पर एज ए कंटेंट्स देखा जाए, कंटेंट्स वहां भी अच्छा पढ़ाया जा रहा है? जैसे कि मेरा भी कोचिंग है, यहाँ क्या है कंटेंट्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन होता क्या कि अभी एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बहुत बड़ा टीम नहीं है, तो होता क्या है कि बहुत अच्छा वीडियो एडिटिंग नहीं हो पाता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि टाइमली कंटेंट्स को डिलीवर नहीं कर पाते क्योंकि टीम नहीं है, एक छोटा सा टीम है, उसमें काम किया जा रहा है अभी। तो कंटेंट्स पर ध्यान देना चाहिए या फिर ऐसा जो वीडियो क्वालिटी कैसा है उस पर ध्यान देना चाहिए? आपको क्या लगता है? जब प्रैक्टिकल अप्रोच आप देखोगे तो सारा खेल तो कंटेंट का ही है। अब जो सामने वाला पढ़ रहा है आपसे, जो भी पढ़ना चाह रहा है, सिंपल बात ये है, जब भी आप बनाते हैं वीडियो बिल्कुल जज कर सकता है आपने जो कंटेंट पढ़ा है। पढ़ने के बाद बच्चा टेस्ट लगाएगा, प्रीवियस ईयर सॉल्व करेगा, उससे हो पा रहा है तो आपका कंटेंट अच्छा है। सिंपल बात है। अगर आप ऑर्गेनाइज्ड कोचिंग में हो नहीं हो, आप अच्छे से एडिटिंग करके दिखा रहे हो नहीं, और ये सब मैटर नहीं करता ना उतना, मैटर करता है आप कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो, उससे बच्चे कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। बेसिक्स यही है कि जो भी आपका व्यूअर है जो देखना चाहते हैं, मैं तो उनसे यही कहूंगा कि वो वीडियो देखें, उसके बाद कंटेंट देखने के बाद वो अपना टेस्ट लगाए, प्रीवियस ईयर दे, क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, मतलब कंटेंट आपका अच्छा है। तो मैं मतलब कि सिलेक्शन के लिए कंटेंट जरूरी है, कंटेंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू वीडियो एडिटिंग एंड ऑल दैट। मैं यही बोलना चाहूँगा कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो व्यूअर्स को बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पे फोकस करो, कंटेंट पढ़ो और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब इसमें मत जाओ कि कौन अच्छा कोचिंग है ये नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप खुद जज कर सकते हो कि सामने वाला जो दे रहा है कंटेंट अच्छा है कि नहीं है, बस यही है। हम तो इनडायरेक्टली क्या कि जो कंटेंट्स है वो सही कंटेंट सिलेबस को कवर किया गया है या नहीं किया गया है, उसके साथ में क्या बात किया जा रहा है ये बता रहे हैं क्या
कि कंटेंट्स सही होना चाहिए, जो पढ़ाया गया हो सिलेबस में है, उसके साथ में क्या जो भी कंटेंट्स बताया गया हो वो सामने वाले को समझ में आया कि नहीं, जो व्यूअर है उनको समझ में आया कि नहीं, समझ में आना चाहिए कंटेंट्स। ऐसा नहीं कि ऐसा कोई कोचिंग है बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है लेकिन इतना फास्ट वहां टीचिंग वहां चल रहा है कि उस तरीके से उतना फास्ट समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इस सर से भी एक बार बात करेंगे। आप ही सर बताइए अपना एक्सपीरियंस एक बार बताइए, पहले अपना इंट्रोडक्शन एक बार बता दीजिए, आपका नाम और आप अपने बारे में बताइए किस तरीके से आप गेट को अप्रोच किए थे। सबसे पहले मैं तो सारे व्यूअर्स को हेलो कहना चाहूंगा। मेरा नाम अमित सोनी है और मैं मैकेनिकल ब्रांच से हूँ। रोहित की तरह मैं भी 2018 पास आउट हूँ और मैंने कोई एनआईटी या फिर आईआईटी से पास आउट नहीं हूँ। मैं बीटेक मैं प्राइवेट कॉलेज से हूँ। बेसिकली छत्तीसगढ़ से हूँ मैं। तो छत्तीसगढ़ में क्या है, जैसे यूपी बिहार में क्रेज होता है कि किसी भी एग्जाम को निकालने का, 12th के बाद ही हम जेईई के लिए वहाँ पे मतलब सक्सेस रेट यूपी बिहार में ज्यादा है बट एज कम्पेयर टू गेट, जैसे हम भी यहाँ पे आए हैं आईयूसीएल में, तो छत्तीसगढ़ से बहुत कम लोग हैं, सिर्फ 2, मतलब हमारे पूरे बैच में सिर्फ 2 लोग छत्तीसगढ़ से हैं। तो होता क्या है, आपका एम्बियंस मतलब आसपास कैसे कंपटीशन है उसका इफेक्ट पड़ जाता है कि आप अगर किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अगर आपके आसपास लोग हैं तो उसका इफेक्ट पड़ जाता है। तो मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ था एक तरीके से बोल सकते हैं क्लास 11 से। मेरे कजन ब्रदर है जो वो भी आईयूसीएल में, तो वहां से मुझे पहली बार पता चला था कि गेट एक एग्जाम होता है जिसके थ्रू पीएसयूज में जा सकते हैं। तो वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था। तो मैंने जेईई भी दिया था बट जेईई मेरा क्लियर नहीं हुआ। तो जैसे मैंने कहा कि मैं एक्सपोजर मुझे इंजीनियरिंग आईआईटीज एनआईटीज का मिला नहीं था उस टाइम पे, तो मेरा इंजीनियरिंग में हो गया था। मुझे इस बात की खुशी थी उस टाइम पे इंजीनियरिंग, वो भी मैकेनिकल ब्रांच में। फिर उसके बाद मैंने प्राइवेट कॉलेज से कोचिंग किया। फिर मैं पढ़ाई में था, मतलब एवरेज स्टूडेंट था। फिर मैंने 3rd सेमेस्टर से वहाँ पे एक प्राइवेट कोचिंग हुआ करता था, तो वहाँ से मैंने कोचिंग किया सबसे पहला। तो मैं वहाँ कोचिंग करता था। फिर वहाँ से मुझे मतलब डाउट रहता था, तो मतलब मेरे से अच्छे स्टूडेंट्स थे, मुझे देख के लगता था कि मतलब और पढ़ना होगा करके। तो वहाँ से मैंने इम्प्रूवमेंट स्टार्ट किया। मैं अपना मैथ्स मेरा वीक था, मैथ्स में इम्प्रूवमेंट स्टार्ट किया। फिर 2018 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो मेरे 10,000 रैंक आया। तो उसमें कहीं सिलेक्शन हुआ नहीं, मैंने एमटेक भी नहीं लिया क्योंकि मुझे पीएसयू जाना था। 2019 में अटेम्प्ट दिया, उसमें मेरा 3,000 रैंक आया। सेकंड टाइम भी कोचिंग आप किए थे क्या? हाँ, सेकंड टाइम नहीं। तो वहां से फिर जो कंटेंट था, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि सिर्फ कोचिंग में आप जो पढ़ रहे हैं ना वो सिर्फ मैटर नहीं करता, आपको रेगुलर इंप्रूवमेंट करना है। अच्छा, मतलब सेल्फ स्टडी के बारे में आप एक बताना चाह रहे हैं कि कोचिंग का कंटेंट तो सही मिल जाएगा लेकिन उसके साथ में सेल्फ स्टडी भी बहुत ही जरूरी है क्या? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, वो कंटेंट आपको टेस्ट सीरीज प्लस आपको खुद से भी पढ़ के निकालना होगा कि आप क्या मतलब नया पढ़ सकते हैं। जैसे 2021 में हुआ कि नए सिलेबस ऐड हुए थे मैकेनिकल ब्रांच में, तो वो चीज मैंने खुद से पढ़ा था। वो बहुत लास्ट में पता चला सिलेबस ऐड हुआ, तो मैंने 2021 के जनवरी में मैंने जो एक्स्ट्रा सिलेबस था वो कवर किया था सिर्फ 15 दिन में। तो 2019 में मैंने गेट दिया, उसमें मेरा 3,000 रैंक आया। उसके थ्रू मेरा सेल में इंटरव्यू आया था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो मैंने सेल का इंटरव्यू दिया, क्योंकि मेरा रैंक पीछे था तो मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं उस पे। फिर 2020 में कुछ अनसर्टेनिटी थी फैमिली में, फैमिली प्रॉब्लम थी, तो उसके कारण 2020 का गेट नहीं निकला मेरा। फिर 2020 में लॉकडाउन लगा, तो मैंने 2020 में ही प्रिपरेशन किया। फिर फाइनली 2000 मतलब उस टाइम पे ऐसा था कि मतलब मुझे पीएसयू आना है, ये फोकस था। तो मतलब कहीं भी डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं था। फिर मैंने 2021 में फिर मेरा 632 रैंक आया, ऑल इंडिया रैंक 632। फिर मैंने नीटी मुंबई के लिए अप्लाई किया, आईआईटीज के लिए अप्लाई किया। तो नीटी मुंबई में तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि इस बार वर्क एक्सपीरियंस नीटी मुंबई में ज्यादा मैटर कर रहा था। क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो मुझे आईयूसीएल के इंटरव्यू में मिले थे, जिनका 800 to 900 रैंक था, क्योंकि उनके पास वर्क एक्स था, तो उनका सिलेक्शन हो गया नीटी मुंबई में। फिर मैंने आईआईटी कानपुर के लिए ट्राई किया, तो आईआईटी कानपुर में मैंने डिजाइन ब्रांच ले लिया था। फिर भी मुझे आईयूसीएल मतलब मेरे रैंक पे तो पता, मतलब अभी तक जो ट्रेंड चला आ रहा है 632 में तो सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल रहता है। तो फिर मैंने 632 के रैंक के मतलब उम्मीद भी नहीं किया था कि मुझे कॉल आएगा किसी भी पीएसयू से। एनटीपीसी का रिजल्ट आया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर एक और थी
एनएमडीसी एक एनएमडीसी पीएसयू आई थी, उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर फाइनली आईओसीएल का इंटरव्यू लेटर आया मुझे कि आई एम कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। फिर मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के पहले मैंने मतलब मुझे पता था कि 632 रैंक पे मेरा सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, इस कारण मैंने मतलब A to Z मेरा इंटरव्यू प्रिपरेशन, मतलब कि मैं इंट्रोडक्शन में ही अपने मतलब इंटरव्यू में जो इंट्रोडक्शन देने वाला था उसमें ही मैंने ऐसे ऐसे पॉइंट्स रख दिए कि इंटरव्यूअर खुश हो जाए। जैसे मेरे प्रोजेक्ट के बारे में, मेरे वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में, उससे क्रॉस क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, मैं सारा एक डायरी पे लिखता था कि अगर मुझे ये क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया तो मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि मैं एक चुप भी नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए मैंने क्रॉस क्वेश्चन सारे बना लिए कि अगर मुझे ये पूछा गया तो मैं क्या जवाब दूंगा, ये पूछा गया तो क्या जवाब दूंगा। और वही हुआ, इंटरव्यू में मुझे वैसे ही क्रॉस क्वेश्चंस आए तो मैं प्रिपेयर था। तो फिर उसके बाद इंटरव्यूअर ने मतलब कि अच्छा, उनकी तरफ से भी अच्छा फीडबैक था, वो लोग भी मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे मेरे इंटरव्यू को। फिर जीडी हुआ। जीडी में कुछ बंदे थे जो 400 रैंक के भी थे, 200 रैंक के भी थे, तो सारे बैठे हुए थे। तो ऐसा था कि जीडी में मैंने 1-2 सेकंड वेट किया, फिर मैंने बोल दिया, मैंने स्टार्ट कर दिया, जीडी इनिशिएट किया। फिर कुछ लोग थे जो बोल नहीं पा रहे थे, 400-200 रैंक के आसपास थे, वो लोग कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। फिर जो भी आखिरी में कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन में मैंने पहले बोला कि आप में से कोई कंक्लूजन देना चाहता है क्या, तो क्योंकि हो सकता है शायद मेरे बोलने पे वो सबका वेटेज ज्यादा रहा होगा, तो वो लोग ने मुझे बोला कि नहीं आप ही कंक्लूजन दीजिए। तो वहां पे मुझे समझ आ गया था कि मुझे वेटेज मिल रहा है यहाँ पे, और वो जो पैनल पे थे उनका भी फोकस मुझ पे था, तो वहां मुझे समझ आ गया कि मतलब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा करके। तो वहां पे फिर बाकी जब हम लोग बाहर निकले, डिस्कशन हो रहा था, तो फिर लोग मिलके मुझे पूछ रहे थे कि भाई इंटरव्यू में बोल पाता है ऐसा, मतलब कॉन्फिडेंस कहाँ से लाता है, ये सब चीजें। मैं बोला पता नहीं यार, मुझे ये बस ये पता था कि ये मेरा इंटरव्यू है, डू एंड डाई सिचुएशन है, मुझे करना है करके बस वही किया मैंने उस दिन पे। और फाइनली मतलब मैं पिछला कुछ भी नहीं सोच रहा था कि मेरा रैंक क्या है, बस मैं ये सोच रहा था आज मुझे चांस मिला है और मुझे यहाँ बोलना है और मैं बोलूंगा, और मैं वही हुआ। और फिर उसके बाद एक ग्रुप बना था कोलकाता का, कोलकाता में मैंने इंटरव्यू दिया था, तो उसका ग्रुप बना था। तो वहां से मुझे पता चला कि सबसे ज्यादा मार्क्स उस दिन पे सिर्फ मुझे ही मिला था, 11.85 मार्क्स मिला था मुझे पूरे इंटरव्यू में। तो ये मेरी जर्नी थी। फिर मैं यहाँ पे हूँ IOCL में आया, फिर रोहित से मिला और फिर हमारी मतलब फ्रेंडशिप हुई, फिर अभी जर्नी कंटिन्यू सर। तो इनडायरेक्टली अगर बात करें तो आपका मतलब एक बहुत पहले से गोल ऐसा था कि PSU में जाना है, हाँ। लेकिन उसके बीच में बहुत सारा प्रॉब्लम आया, जैसा कि कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया, जैसे IIT और NIT नहीं मिल पाया। उसके बाद में हुआ कि गेट रैंक बहुत अच्छा नहीं आ पाया, बाई चांस कोई भी रीजन रहे, इंडिविजुअल रीजन, फैमिली रीजन, बहुत सारे रीजन होता है। जैसे कि आज के डेट में क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग ऐसा सोचकर परेशान हो रहे हैं कि गेट पोस्टपोन हो जाएगा, तो किस तरीके से प्रिपरेशन करें, थोड़ा डिप्रेशन में आ जा रहे हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद आपने क्या किया कि इंटरव्यू में इतना बेहतर तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिया, मतलब कि इंटरव्यू का आपने प्रिपरेशन किया अलग से। इंडिविजुअली जनरली होता क्या है कि जो मतलब IAS और IPS जो UPSC के इंटरव्यू देने वाले होते हैं, जनरली इंटरव्यू का प्रिपरेशन वही करते हैं, ठीक है। और PSU का इंटरव्यू का प्रिपरेशन इस लेवल का नहीं होता है कि क्रॉस क्वेश्चन का भी प्रिपरेशन किया जाए। आप क्या किए कि हम कुछ बोलेंगे, उस पर क्या क्रॉस क्वेश्चन आएगा, उसके बाद क्या बोला है, स्टेप बाय स्टेप एक फॉर्मेट तैयार किए और उसका प्रैक्टिस किए। इसके बेसिस पर क्या हुआ कि आपसे जितना भी क्वेश्चन पूछा गया कंटिन्यूअस आप रहे वहां पर इंटरव्यू में, और इससे आपका एक अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल रहा कि नहीं इंटरव्यू है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, हम कर सकते हैं और हम करेंगे। और आपके साथ सिचुएशन ऐसा था कि 2 बार 3 बार आप दे चुके थे, फैमिली प्रॉब्लम रहा, तो आपके माइंड सेट ऐसा बना हुआ था कि नहीं कुछ भी हो जाए लेकिन ये इंटरव्यू अच्छा से क्रैक करना है, PSU में जाना ही जाना है। और एट लास्ट तक प्रेशर आया होगा, इन बिटवीन प्रेशर आता है, सबको प्रेशर आता है, आपके पास भी आया होगा, लेकिन फिर भी आप अपना फोकस रखे क्या कि नहीं हम जो प्रिपेयर किए हैं बस उस कंटेंट्स को डिलीवर करेंगे, वहां पर जो प्लेटफॉर्म मिला है हमको उस प्लेटफॉर्म पर अपना कंटेंट्स को डिलीवर करना है, इस बात पर आप फोकस किए रहे और एट लास्ट आप आज IOCL में हैं। देखिए होता यही चीज हम बताना चाह रहे हैं, व्यूअर्स को यही चीज बताना चाह रहे हैं
कि हो सकता है ऐसा कि रैंक थोड़ा कम आ जाए, किसी का थोड़ा ज्यादा आ जाए। ऐसे मेरे सामने दो लोग बैठे हुए हैं, दोनों IOCL में हैं, सेम जगह ट्रेनिंग किए हैं, सेम पैकेज है, सारा कुछ सेम है दोनों का, लेकिन एक का रैंक है 130 के राउंड रैंक है, एक का 500 से थोड़ा एबव रैंक आया है, अराउंड 500, लेकिन फिर भी दोनों वो जगह पहुंच गए। यही बात हम बताना चाह रहे हैं आपसे कि हो सकता है गेट एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस कम बने, कुछ ज्यादा बने, लेकिन इस बात को लेकर डिप्रेस नहीं होना है कि अगर पहला स्टार्टिंग का 5 क्वेश्चन गलती हो जाए या फिर नहीं बने तो क्या किया जाए भाई, परेशानी हो गया, टेंशन ले लिए, फिर आगे का एग्जाम खराब कर बैठे। ऐसा नहीं सोचना है, कम आए या ज्यादा है, 3 घंटा आपके पास में है, वो 3 घंटा वो आपका है। 3 घंटा कंटिन्यूअस मेहनत करना है, जो भी क्वेश्चन बनेगा कंटिन्यूअस बनाते रहना है। एक बार जितना आसान क्वेश्चन है, मतलब कि जिसका प्रिपरेशन बहुत अच्छा से हुआ है, वो सारे को सॉल्व करना है। फिर सेकेंड टर्न में स्टार्टिंग से शुरू करना है कि जिसको भी रिव्यू ऑप्शन में रखा गया है, रिव्यू का भी ऑप्शन रहता है, रिव्यू ऑप्शन में रखा गया है, वो सारे को सॉल्व करना है। मतलब क्या है, अगर 3 घंटा का फुल यूटिलाइजेशन आप कर लेते हैं, उसके बाद हो सकता है कि रैंक बहुत अच्छा आ जाए, तो डायरेक्ट आसान तरीके से सिलेक्शन हो जाए, कॉन्फिडेंस पहले से रहे। रोहित के बारे में अगर बात करना चाहें तो रोहित से मेरा बात हुआ था IOCL का ज्वाइनिंग लेटर आने के पहले ही मेरा बात हुआ था, बाद में नहीं, पहले मेरा बात हुआ था। उसमें जब हम बात किए थे तो ये क्या बताए कि नहीं मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, उतना अच्छा इंटरव्यू नहीं गया है। लेकिन हुआ क्या, कुछ दिन बाद क्या पता चला कि इनका सिलेक्शन हो गया। इसका रीजन क्या था कि आपने जो भी इंटरव्यू का ड्यूरेशन रहा, एक कॉन्फिडेंस में अपना सारा कुछ दे दिए। लेकिन होता क्या है, जिस तरीके से इनके अंदर में डाउट रहा है ऐसा कि नहीं हो सकता है मेरा नहीं हो सिलेक्शन, हो सकता है मेरा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन पहले अगर किसी को हम बता दें कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा, अगर बाद में नहीं होता है तो बेइज्जती का बात है एक। तो ये सबके पास आता है, ऐसा नहीं है कि किसी एक आदमी को आया है, सबके साथ ऐसा होता है कि गेट एग्जाम से पहले बहुत सारे लोग ऐसा डिप्रेस होते हैं कि हो सकता है मेरा एग्जाम खराब हो जाए, कम नंबर आ जाए। इसे डिप्रेस नहीं होना है, बस यही काम करना है कि जो भी अपना प्रिपरेशन किए हैं उस प्रिपरेशन को एग्जीक्यूट करना है गेट एग्जाम के दिन। और एग्जीक्यूट करने का तरीका क्या है कि टेस्ट सीरीज और रिवीजन कंटिन्यू देते रहना है। कब तक, जब तक कि गेट एग्जाम ओवर ना हो जाए, उसके पहले ब्रेक नहीं लेना, चाहे रीजन कुछ भी रहे, पोस्टपोन हो जाए, कुछ दिन बाद हो गेट या सेम डेट में हो गेट, कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज हम बताने जा रहे हैं क्या कि जिस ड्यूरेशन में गेट का एग्जाम है, अगर कंप्यूटर साइंस की बात हम करें, जैसे कंप्यूटर साइंस का वीडियो लेक्चर हम पढ़ाते हैं, कंप्यूटर साइंस का हम पढ़ाते हैं, तो उसमें क्या है कि नॉर्मल जो ड्यूरेशन बताया गया है गेट का, जो 9 to 12 है, ठीक है, मतलब कि मॉर्निंग शिफ्ट है। तो मॉर्निंग शिफ्ट में कोशिश ऐसा करना है कि उस समय या तो टेस्ट दे रहे हो या तो रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ स्टडी का करना है, पढ़ाई का ही वहां करना है। ऐसा नहीं कि उसमें सो रहे हैं, क्यों, इवनिंग में टेस्ट हम दे लेंगे, ये काम नहीं करना है, ठीक है। तो जैसा कि आप एक बार बात करते हैं, एट लास्ट फाइनल टॉक करते हैं लोग से। अच्छा, आप लोग अभी कर रहे हैं तो आप लोग का फैमिली का क्या रिस्पॉन्स रहा जब रिजल्ट आया होगा? तो आप लोग एक एक करके बताइए कि फैमिली को जब आप बताए होंगे कि नहीं हम लोग का ऐसा सिलेक्शन हो गया है IOCL में, अब फिर प्रिपरेशन वाले फेज में नहीं जाना है, अब लाइफ सेटल हो गया है, अब इंडिविजुअल जो रहेगा तो इंटरनल जो भी प्रमोशन होते रहेगा वो आगे होगा, लेकिन अब फिर से प्रिपरेशन फेज में नहीं जाना है। तो फैमिली को कितना अच्छा लगा, क्या इसका रिस्पॉन्स रहा फैमिली का? तो एक्चुअली ऐसा था कि मैंने बताया था, पहले बात हुआ था आपसे, तो बताया था कि मेरा इंटरव्यू, मतलब मुझे ऐसा लगा, पता नहीं अच्छा गया कि नहीं गया, मुझे लगा कि मैंने मतलब एवरेज टाइप इंटरव्यू हुआ, तो बता दिया था घर वालों की रैंक तो अच्छा है बट पता नहीं इंटरव्यू ऊपर नीचे हो गया शायद, तो मे भी सिलेक्शन ना हो इसमें IOCL में। और ऐसा था कि IOCL इज लाइक द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी था कि PSU में अगर IOCL मिले तो इज द बेस्ट। फिर हमें ऐसा नहीं है कि दोबारा गेट देखना पड़ेगा, देना पड़ेगा या किसी और PSU देखना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा अच्छा है, तो लकीली इसमें हो गया, तो घर वालों को पता चला, तो यार बहुत खुश हैं वो लोग अभी कि चलो अच्छा बात है, दोबारा इसको गेट नहीं देना पड़ेगा, ऐसा था। अच्छा, हाँ, मेरे साथ ऐसा था कि मैंने घर में बता दिया था कि मेरा रैंक तो अच्छा है नहीं, बट मैंने अपना डिलीवर कर दिया इंटरव्यू पे। फिर जिस दिन रिजल्ट आना था, रात के 10 बजे मैंने रिजल्ट देखा था,
कि उसके पहले मतलब मैं बिजी था, तो रात के 10 बजे रिजल्ट देखा कि मैंने जाके सीधा अपने मम्मी को बताया। तो मतलब पहले तो मैंने जब रिजल्ट देखा अपने रूम पे, तो मेरे आंख से तो आंसू आ गया। मतलब डबल फीलिंग थे, आंसू भी था और खुशी भी था कि ये क्या हो गया। मतलब लाइफ जो है 2018 से जो प्रिपरेशन स्टार्ट है, वहां से वो मतलब 1 सेकंड पे पूरी दुनिया बदल चुकी थी। फिर जाके मम्मी को बताया तो उनके भी आंख में खुशी था। मतलब वो बहुत ही अलग मोमेंट था। फिर कॉल पे कॉल आ रहे हैं, सबके कॉल आ रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं सब। मतलब और उस रात तो मैं सोया नहीं बिल्कुल, सुबह तक नींद तो मुझे बिल्कुल नहीं आई। फिर उसके बाद मतलब ठीक था, फ्रेंड्स लोग से मिले नेक्स्ट डे, फिर अब बस वैसे ही है। मतलब फैमिली वाले इस बात को लेकर मतलब श्योर हो गए कि अब जो है अपना बच्चा एकदम सही जगह सेटल हो गया है, अब कभी लाइफ में स्ट्रगल इसको नहीं करना है। इंटरनल प्रमोशन, लाइफ तो सबका इंडिविजुअल है। जैसे कि अगर कंपेयर किया जाए तो अंबानी को कंपेयर कर ले कोई, तो फिर हो सकता है माइंड में ऐसा कि अंबानी इतना पैसा कैसे कमा लेंगे, लेकिन वो अलग चीज होता है। लेकिन अगर नॉर्मल टॉक किया जाए उसमें क्या है कि एक बहुत ही स्टेबल लाइफ हो गया। अब क्या है कि अच्छे तरीके से लाइफ को जिया जा सकता है। और जिस एज में आप लोग ज्वाइन किए हैं, जो कि एज लिमिट भी रहता है आईयूसीएल में, इसमें क्या है कि अभी इंटरनल एग्जाम्स होते होते जैसा कि आपका वर्क एक्सपीरियंस वहां रहेगा, उसमें बहुत हायर पोस्ट पर आप जा सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन आप लोग के पास है। तो अच्छा है, बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। एक और चीज हम बताना चाहते हैं व्यूअर को, क्या रोहित से मेरा बहुत पहले भी बात हुआ था, मतलब रिजल्ट के पहले बात हुआ था। जानते हो क्या बात हुआ इससे? जो हम बात किए इससे, उसमें रिजल्ट नहीं आया था, सच्चाई बता रहे हैं। और उसमें से बात की कि कहाँ से पढ़ाई किए हो और क्या कुछ ऐसे ही नॉर्मली बात कर रहे थे। हम लोग कहीं काम कर रहे थे, हम लोग किसी ऑफिस में वर्क कर रहे थे और उसी ऑफिस में हम लोग का मुलाकात हुआ और बात कर रहे थे। जानते हो कितना स्ट्रगल इसके लाइफ में हुआ है। अपने लाइफ में हम बहुत सारे लोगों से मिले हैं, बहुत सारा फ्रेंड्स मिला है, बहुत सारा स्टूडेंट्स मिला है, लेकिन हम इसको एकदम स्पेशल कैटेगरी में रखते हैं। इसके साथ में ऐसा हुआ है कि 10th क्लास तक बिहार बोर्ड में रहा है। 10th क्लास तक बिहार बोर्ड में, जिस बिहार बोर्ड को लोग समझता है कि बिहार बोर्ड है तो कुछ ना कर पाएगा। 10th तक ये दिया है, बिहार बोर्ड से 10th क्लास दिया है। उसके बाद से 12th में दिए हो क्या आप? 12th भी बिहार बोर्ड ही था। हाँ, 12th भी देखो, 12th भी बिहार बोर्ड से ही रहा है। और उस समय हुआ क्या था, एक चीज बताया क्या, जब 10th के बाद आईआईटी का प्रिपरेशन करने के लिए पटना में एक कोचिंग में गया, तो हो क्या रहा था वहां पर कि इंग्लिश का जो टर्म आ रहा था, जो इंग्लिश का टर्म आ रहा था, उसका मीनिंग ही नहीं पता था। मतलब जो पढ़ाया जा रहा है उसमें इंग्लिश टर्म का मीनिंग नहीं पता है। और ये करता क्या था कि जो भी बताया गया वर्ड, उस वर्ड का मीनिंग देखेगा डिक्शनरी में, अलग से नोट डाउन करेगा। और बहुत दिन तक चला। स्टार्टिंग के 3-4 महीना में बताया कि डिप्रेशन में चला गया था कि अब कैसे करेंगे, समझ ही नहीं पा रहे हैं, जो पढ़ाया जा रहा है वही नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारा, ये सोच कर रखा हुआ था क्या कि मेरे पास में इतना पैसा नहीं है कि हम 10 बार कोचिंग बदल लें। इसलिए करना क्या है कि एक जो कोचिंग है वहां पर मुश्किल लग रहा है, मतलब कि कुछ कंटेंट्स होगा, उसको समझने का कोशिश करना है। और ये किया क्या कि जो भी मतलब मीनिंग जो नहीं समझ में आ रहा है सबको नोट डाउन किया, कंटिन्यूअस पढ़ते रहा। एट लास्ट क्या बोला हमसे कि जब एंड हो रहा था उस क्लास का, उसमें क्या है बताया कि लाइफ का बेस्ट टीचर थे जो उसमें मिले थे। क्या यही बात हुआ था रोहित? जब समझ में आने के बाद ऐसा फील हुआ कि बहुत अच्छे फैकल्टी थे वो? एक्चुअली होता है, स्टार्टिंग में चीजें नहीं होती है ना, तो वो समझ नहीं आता, तो आपको लगता है कि क्या हो रहा है। जैसे आप सपोज गेट भी पढ़ाई करोगे तो उसमें स्टार्टिंग में या कैसे 80 नंबर कैसे लाएंगे, 70 नंबर कैसे आएगा, कैसे रैंक आएगा। तो यू हैव टू जस्ट स्टिक विद द थिंग्स, आप करते जाओ, चीजें हो जाएगी धीरे धीरे। बट आपको अपने ऊपर विश्वास रखना जरूरी है। आप कितना मेहनत कर लो, अगर विश्वास नहीं रखोगे तो बिलीव करो आपको नहीं होने वाला है। आपका रैंक अच्छा आने के लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी चीज है। अब हार्डवर्क हर कोई करता है। गेट में 1.5 लाख का पीआर होता है सीएससी कंप्यूटर साइंस सब में, लेकिन होता सिलेक्शन कुछ ही का है वो, और हार्डवर्क तो सब करता है। थिंग इज कि कौन विश्वास करता है अपने ऊपर। विश्वास बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, उसके बाद ही स्टार्ट होता है सब कुछ। तो ऐसा है। नहीं, सही बता रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस का बात कर रहा है क्या रोहित?
कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही जरूरी है। मतलब क्या हो सकता है, अगर नॉर्मली आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जब हम वीडियो बना रहे हैं आज की डेट में, तो 2022 में जो एग्जाम देने वाले हैं गेट का, उन लोगों के साथ में क्या हो रहा होगा कि बहुत सारे टेस्ट में नंबर कम आ रहा है। अब वो डिप्रेशन में इसलिए है, इतना पढ़ाई किए, इतना मेहनत किए, फिर भी नंबर कम आ रहा है। तो करना क्या है कि मार्क्स कम आया है, जहां भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चन गलत हुआ है, उस क्वेश्चन को मार्क करना है। देखना है क्या कि यहाँ पर न्यूमेरिकल मिस्टेक है या फिर कोई ऐसा कंसेप्चुअल मिस्टेक हम कर रहे हैं जो कि कंसेप्ट को लैग कर रहे हैं, तो उस पार्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज करना है और उस टॉपिक पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो भी रिसोर्स मिले। हो सकता है किसी कोचिंग का रिसोर्स हो या फिर प्रीवियस ईयर का बात कर ले कि प्रीवियस ईयर में उस पार्टिकुलर टॉपिक से कुछ क्वेश्चन आया हुआ हो, तो उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब क्या कि नेक्स्ट टाइम सेम मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है, बस अपना पर्पस यही होना चाहिए। अगर इस तरीके से स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं कि नहीं अभी हम गलती कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, गेट एग्जाम नहीं है, लेकिन अभी इतना बेहतर अपने आप को बनाएंगे कुछ दिन में कंटिन्यूअस रिवीजन से और टेस्ट को देकर, टेस्ट का एनालिसिस करके, कि गेट एग्जाम में सेम टाइप का मिस्टेक हम नहीं करेंगे। तो मतलब कि मार्क्स अच्छा आने वाला, रैंक अच्छा आएगा। और यहाँ आपके पास सामने एक एग्जांपल क्या है, ये क्या बताए कि गेट में उतना अच्छा मार्क्स नहीं आ पाया, फिर भी इंटरव्यू में इतना अच्छा परफॉर्म कर दिए कि आज IUCL में है। तो इसलिए अपना मतलब क्या है, सेल्फ मोटिवेशन को कम नहीं करना है। डिप्रेशन आएगा, सबके लाइफ में आता है, कोई भी काम करो, कुछ भी करो, बिजनेस भी कोई कर रहा है वहां भी डिप्रेशन आता है, कोई प्रिपरेशन कर रहा है एग्जाम का वहां भी डिप्रेशन आता है। एक दिन लगेगा क्या कि अच्छा शायद इतना अच्छा हो जाए, फिर लगेगा और अच्छा हो जाए, फिर और अच्छा हो जाए। मतलब क्या है, जब कभी ऐसा हुआ कि सीक्वेंस में लगेगा कि हम बहुत अच्छा बन जाएंगे, फिर कभी लगेगा क्या कहीं ऐसा तो नहीं कुछ खराब हो जाएगा, थोड़ा नीचे आए, फिर लगा कुछ और खराब हो गया तो और नीचे आए, तो लगा कहीं फेल तो ना हो जाएंगे। मतलब टॉप से लेकर फेल होने तक का फेज माइंड में घूमते रहेगा। इसलिए इतना नहीं सोचना है, अपना जो काम है, जो प्रिपरेशन कर रहे हो, जो पढ़ाई की हो, बस उसको कंटिन्यूअस करते रहना है, गेट एग्जाम तक करते रहना है। उसके बाद में देखना रिजल्ट में बहुत ही ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। और एक बार व्यूअर को किस तरीके से प्रिपरेशन करना है एक बार आप बता दीजिए, आप दोनों कि क्या आगे करना है। अभी पोस्टपोन होने का न्यूज आ रहा है, तो किस तरीके से हैंडल करना है इस प्रेशर को। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं गेट के लिए, जो सीरियस कैंडिडेट है, उनके लिए तो पोस्टपोन हो ना हो, टाइमिंग का मतलब नहीं है। अगर आपको एक महीने पोस्टपोन हो रहा है तो आपको अच्छा ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दे पाओगे। अभी के टाइम में तो ऐसा है कि आप रिवीजन करो, टेस्ट दो, मिस्टेक एनालाइज करो, कौन सा टॉपिक वीक है, कहाँ से टेस्ट से पता लगेगा आपको, फिर टेस्ट दो, रिवाइज करो, टेस्ट दो। इस लास्ट मंथ में तो आपको यही करना चाहिए। पोस्टपोन होगा नहीं होगा, वो सीरियस कैंडिडेट वो इस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो उनका फोकस होता है बस पढ़ने पे ही। जो नॉन सीरियस कैंडिडेट उनका होता है एग्जाम डिले हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो जो सीरियस कैंडिडेट है वो तो पढ़ाई पे ध्यान देगा, और ये डिले विले ज्यादा नहीं होगा। अगर होगा भी तो मैक्स 15 दिन, 1 महीना ज्यादा। तो गेट ज्यादा पोस्टपोन कर नहीं सकते, क्योंकि इस पे बहुत सारा एडमिशन, इनटेक, काफी सारी चीजें पे डिपेंड करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा पोस्टपोन नहीं होगा। और जो व्यूअर है उनको बस यही है कि आप बस फोकस रखो अपना टेस्ट पे देने पे और प्रैक्टिस पे, और कंटेंट को अच्छे से रीड करो, उस पर फोकस रखो। अदर की कोविड है, ये पोस्टपोन हो जाएगा और ये हो जाएगा, इस पे फोकस मत करो। ज्यादा फोकस अपने टेस्ट देने पे और रिवीजन पे रखो इस टाइम पे। मैं भी यही कहना चाहूंगा, यही कि सबसे पहले तो जितने भी व्यूअर्स हैं अपने हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि इस एग्जाम आने वाला है पास। तो सबसे पहले तो आप हेल्थ पे ध्यान रखिए, क्योंकि वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हेल्थ सही रहेगा तो प्रिपरेशन करेंगे, आपका माइंड सही रहेगा। जितना माइंड कूल और कंपोज रहेगा ना, आप उतना ज्यादा डिलीवर कर पाएंगे उस डे पे। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारा माइंड कूल और कंपोज रहता है ना, तो कई क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट जनरल एप्टीट्यूड से वो क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो कई लोग रात भर पढ़ते हैं, एग्जाम जैसे जैसे पास आता रहता है, तो वो मत करें।
जितना भी पढ़ रहे हैं टारगेट बना के रखें हर दिन, जो भी जितने भी दिन एग्जाम है टारगेट बना के रखें, सिर्फ उतना ही करें, फिर उसके बाद आराम करें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्ट लेना। कि रेस्ट नहीं लेंगे तबीयत खराब करेंगे, एग्जाम के दिन डिलीवर नहीं कर पाएंगे, तो वो साल भर का मेहनत पूरा बेकार हो जाएगा। तो हेल्थ का भी बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू। सही है, बहुत अच्छा बात आपसे, आप दोनों से करके लगा सही तरीके से। जो भी स्ट्रेटेजी हो सकता है, इससे क्या होगा, जो भी व्यूअर्स हैं उन लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा क्या कि नहीं, जिस तरीके से हम कर रहे हैं, जो स्ट्रेटेजी है मेरा, बस कंटिन्यू करना है उसको, अपने आप को रोकना नहीं है, हारना नहीं है। जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब क्या, मांझी वाला काम करना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस यही काम करना है। कंटिन्यूअस मेहनत करते रहो, सिलेक्शन होना ही होना है। आपके सामने एग्जांपल है, पीएसयू में दोनों ही हैं, दोनों का सिलेक्शन हुआ। अगर फर्स्ट टाइम में, पहला अटेम्प्ट में दोनों अगर हार मान लिए होते तो हो सकता है कहीं और जॉब कर रहे होते, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंच पाते। ठीक है, इसलिए ये लोग क्या किए, कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहे, छोड़े नहीं, अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने दिए। बहुत सारा परेशानी सबके लाइफ में आता है, इनके लाइफ में भी आया। ये लोग क्या किए, उस प्रेशर को हैंडल करते रहे और सही तरीके से अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू करके रखे, हारे नहीं, बीच में छोड़े नहीं। ठीक है, तो सही है, आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर बाद में मिलते हैं हम लोग कभी, फिर और वीडियो बनाते हैं आराम से व्यूअर के लिए, क्या कैसे करना है, जो भी प्रॉब्लम होगा, जो कमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर एक बार देखते हैं। कभी और टाइम मिला हम लोग साथ में फिर वीडियो बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू, आप लोग के बहुत बहुत थैंक्स।